हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री अंतिम सांसें गिन रही है। हम पूरा कर चुके हैं लगभग सारा सिलेबस। अब कुछ लास्ट टॉपिक्स जो कि बस फिनिशिंग के लिए, अलंकृत करने के लिए, डेकोरेशन के लिए अभी हमें पढ़ने हैं। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर पढ़ चुके, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन, कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स। साथ में डिस्कशन हो चुका केमिकल रिएक्शंस का, फिजिकल केमिकल चेंजेस, कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स, और हाइड्रोकार्बन लास्ट टॉपिक था ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स के साथ। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड एंड बेसिस, अम्ल और क्षार। ये टॉपिक ऐसा है जो कहीं कहीं डायरेक्ट मेंशन होता है सिलेबस में, कहीं कहीं इनडायरेक्ट मेंशन होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ऐसा है कि जब डेली लाइफ कंपाउंड्स की बात आती है, जनरली क्या होता है, दैनिक जीवन का रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये जहां लिखा हुआ आ जाता है तो वहां पे आप अपने आसपास के सारे केमिकल्स कंपाउंड्स को पढ़ते हो। तो एसिड एंड बेसिस आर वन ऑफ देम। हमारे चारों तरफ बहुत सारे एसिड्स, बहुत सारे बेसिस, जिनको हम खाने में, पीने में, हमारे डेली लाइफ यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, दैनिक जीवन में बहुत काम लेते हैं। बहुत सारे अम्ल, बहुत सारे क्षार, बहुत सारे लवण, ठीक है, एसिड, बेस, साल्ट, तीनों को काम में लिया जाता है। साथ ही साथ जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनमें भी मेटल, नॉन मेटल जब मैंने पढ़ाए थे तो मैंने एसिड्स को वहां पे छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आगे चल के एसिड का पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो ये एसिड एंड बेस नाम का टॉपिक है, जहां पे आपको बहुत सारे एसिड, बहुत सारे बेसिस के फॉर्मूले, उनका डेली लाइफ में क्या यूज है, किस तरह से साल्ट बनते हैं, किस तरह से पीएच वैल्यू कैलकुलेट होती है, किस तरीके से एसिड एंड बेसिस को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है अम्ल व क्षार। देखिएगा, चलिएगा। तो एक्चुअल में सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि टॉपिक का नाम है एसिड एंड बेस। ठीक है, तो एक्चुअल में इस टॉपिक का नाम है अम्ल व क्षारक। अम्ल व क्षारक, ठीक है। क्षारक के लिए एक वर्ड और काम में आता है, भस्म। ठीक है, अब जब बेस में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्षारक और क्षार में डिफरेंस क्या है। देखो, एक होता है वर्ड बेस, एक होता है एल्कली। ठीक है, बेस का मतलब है क्षारक, जबकि आगे चल के एक वर्ड में पढ़ाऊंगा एल्कली। एल्कली का मतलब होता है क्षार। ठीक है, तो जनरली हम गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, हम गलत बोलते हैं एसिड एंड बेस, या अम्ल या क्षार, अम्ल व क्षार जो हिंदी में नाम लेते हैं। एक्चुअल में टॉपिक का नाम है अम्ल व क्षारक, एसिड एंड बेस। इसी के अंदर अपने को किसको पढ़ना है, क्षार को पढ़ना है, और वो हम बेस के अंदर, यानी वो हम क्षारक के अंदर ही एक कैटेगरी पढ़ेंगे, क्षार। बट फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि एसिड एंड बेस टॉपिक है और हमें यहां पर जानकारी लेनी है किसके बारे में, एसिड और बेस का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे एक तरफ हम एसिड लिखेंगे और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। ठीक है, एसिड की बात करेंगे तो पहचान सबसे पहली एसिड की है कि अम्ल वे होते हैं जो जो जलीय विलयन में, जो एक्वस सॉल्यूशन में, जो जलीय विलयन में H+ आयन, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कि जब एसिड्स का आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, जब एसिड्स को आप वाटर के अंदर ऐड करोगे, उनका जलीय विलयन बनाओगे, तो अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, वो बहुत जल्दी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देते हैं। जबकि क्षारक जो होते हैं वो कौन सा आयन रिलीज करते हैं, OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन त्यागते हैं। तो अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या त्यागते हैं, OH+ आयन त्यागते हैं, जबकि जो क्षारक होते हैं वो क्या त्यागते हैं, वो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। अम्लों की ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा दी गई थी आरेनियस के द्वारा। एसिड बेस के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट्स की अलग अलग थ्योरीज हैं। तो आरेनियस ने कहा था कि भाई एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन या हाइड्रोजन आयन रिलीज करें। ठीक है, बेस वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करें। इसके बाद अगले साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने अपने विचार रखे, उनका नाम था ब्रांस्टेड लॉरी। ब्रांस्टेड लॉरी ने कहा था कि एसिड वे होते हैं जो प्रोटॉन त्यागते हैं,
एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन त्यागते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन को त्यागते हैं वो एसिड होते हैं, और जो प्रोटॉन को रिसीव करते हैं, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं, वो क्षारक होते हैं। ठीक है, ये किसकी परिभाषा थी, ये ब्रांस्टेड लॉरी की डेफिनेशन थी। और तीसरे जो देने वाले थे वो होते हैं लुईस। लुईस ने कहा था कि एसिड्स पर लोन पेयर का अभाव होता है, लोन पेयर नहीं होते। लोन पेयर क्या होता है मैं बता दूंगा आपको अभी। एसिड्स पर लोन पेयर नहीं होते और जो बेसिस हैं उन पर लोन पेयर होते हैं। अब ये लोन पेयर क्या होता है समझिएगा। लोन पेयर, देखो लोन का मतलब होता है अकेला पेयर। ठीक है, लोन पेयर को ऐसे शो किया जाता है। लोन पेयर का मतलब होता है पेयर ऑफ, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। इंग्लिश में तो लोन पेयर क्या ही दिया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जिसने किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाया, जो फ्री है। मतलब जो सेंट्रल एटम है, जो केंद्रीय परमाणु है, उस पर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हीं को क्या बोल देते हैं, लोन पेयर। ऐसा जोड़ा जो बेचारा किसी से भी क्या नहीं किया, बंद नहीं बनाया, किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाया, उसको लोन पेयर कहते हैं। आगे चल के एग्जांपल से भी और अच्छे समझा पाऊंगा। तो आरएनएस के अनुसार डायरेक्ट पूछा जाता है, आरएनएस ने क्या कहा कि एसिड वो होते हैं जो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन डोनेट करे पानी में, और जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करते हैं। ब्रांस्टेड लॉरी ने कहा कि एसिड प्रोटॉन देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो प्रोटॉन को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लुईस ने कहा कि एसिड्स वो होते हैं जिन पर लोन पेयर नहीं होता, और बेसिस वो होते हैं जिन पर लोन पेयर होता है। ठीक है, ये तो अलग अलग साइंटिस्ट की जो विचारधाराएं हैं वो थी। ठीक है, हम यहां पढ़ेंगे अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे। ठीक है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। कड़वे का मतलब बिटर होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, खट्टे जो होते हैं, इनके बारे में आप कह सकते हो सौर। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, वो कड़वे होते हैं। ठीक है, एसिड वो होते हैं जिनका पीएच मान 0 से लेके 6.9 तक होता है, और जो बेसिस होते हैं इनका पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.1 से लेके कहां तक होती है, 14 तक होती है। 7 पे आपको पता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो पीएच स्केल भी समझाऊंगा आगे चल के, लेकिन फिलहाल के लिए तो याद रखें कि एसिड्स की पहचान है कि एसिड्स का जो पीएच है वो 0 से 6.9 के बीच होता है, और बेसिस का पीएच 7.1 टू 14 के बीच होता है। फिर हम बात करेंगे कि जो एसिड होता है, जो एसिड होता है वो क्या करेगा, वो लाल, नीले लिटमस को लाल कर देगा, है ना। एसिड की पहचान के लिए लिटमस टेस्ट करते हैं, और भी टेस्ट करते हैं, आगे पढ़ाऊंगा। तो एसिड जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं, वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, वो नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वो लाल लिटमस को, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं, नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये पहचान का एक तरीका हो गया कि एसिड और बेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए, अम्लों का अनिवार्य घटक, अम्लों का जो कंपलसरी कंपोनेंट है, यानी एसिड्स में कंपलसरीली कौन पाया जाएगा, तो हाइड्रोजन। एसिड्स में हाइड्रोजन पाया जाएगा, जबकि जो बेसिस में, ठीक है, जो कंपलसरी कंपोनेंट होगा, जो अनिवार्य घटक होगा, वो क्या होगा, OH। तो एसिड्स में H पाया जाएगा, बेसिस में क्या पाया जाएगा, OH पाया जाएगा कंपलसरीली, अनिवार्य रूप से। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अम्लों का जो प्रमुख घटक है वो क्या बताइए, वो आपका एसिड्स का जो प्रमुख घटक है वो आपका क्या है, हाइड्रोजन है। जबकि बेसिस का प्रमुख घटक क्या है बताइए, वो आप क्या बोल दोगे, हाइड्रोक्सिल है, वो OH है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सबसे पहले इनका जो डिफरेंस है वो आप क्रिएट कर पाएंगे यहां से, कि भाई किस तरीके से आप इन्हें छांटेंगे, एसिड एंड बेस के बीच का गैप, एसिड एंड बेस के बीच का डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक, समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं सीख पा रहे होगे, समझ भी पा रहे होगे। ठीक है, तो क्या सीखा, फिलहाल सीखा एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षारक। ठीक है, क्षारकों के अंदर ही एक कैटेगरी एल्कली पढ़ेंगे जिसे क्षार कहते हैं, लेकिन हमने काफी समय से ऐसे रट रखा है
अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार तो हमें रटा पड़ा है, तो मैं डिफरेंस आगे चल के समझाऊंगा, आप होल्ड करें, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे तो एसिड और बेस को हमने क्लासिफाई किया, ठीक है। 28th 29th वीडियोस प्ले नहीं हो रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूं। आप एक बार यहां पर देखिएगा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको एसिड और बेस में, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड और बेस की जो पहचान बताई है वो पहचान आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो पहचान आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस साइंटिस्ट ने एसिड और बेस के लिए क्या क्या कहा है, ठीक है। क्लियर। कोई भी टेक्निकल इशू रहा होगा, अगर किसी भी वीडियो में प्ले होने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही होगी तो आप जो है बता दिया करें, हम लोग उस पर ध्यान देकर उसके वापस चेक कर लेंगे और चेक करके उसको रीअपलोड कर दिया जाएगा अगर कोई इश्यू है तो, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजों की आप टेंशन ना लें, निश्चिंत रहें। अपनी कोई भी समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें जो जनरली आप अगर रिकॉर्डेड क्लास आप देख रहे हैं तो बाद में भी आप हमारी टीम को मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। कहीं होकर कोई समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए, बिल्कुल 28th वीडियो भी चल रहा है, मैंने अभी चला के देखा है, एंड 29th वीडियो भी चल रहा है, दोनों ही वीडियोस चल रहे हैं, 28th 29th दोनों चल रहे हैं, मैंने अभी चला के देखे हैं, ठीक है। जैसे ही आपने बोला तो क्योंकि चलो देख ही लेते हैं, बच्चों को तुरंत ही बता दें, तो दोनों चल रहे हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी तो उसको रिफ्रेश वगैरह कर लिया कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो देखो हमें मेनली पढ़ना है किसके बारे में, एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास एसिड्स पर डेडिकेट रहेगी पूरी तरीके से, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। एसिड सबसे पहले जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात की जाती है, या स्ट्रॉन्गेस्ट में चलो बाद में पढ़ाऊंगा, स्ट्रॉन्ग वीक वो एसिड एंड बेस दोनों ही बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं स्टार्ट करता हूं कुछ एग्जांपल से। तो एसिड्स में सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं HCl, ठीक है। बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिएगा HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको नमक का तेजाब कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नमक का तेजाब बोलते हैं, ठीक है। HCl का जो यूज है वो किया जाता है मूत्रालयों की या टॉयलेट्स की सफाई में, मूत्रालयों की सफाई, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, टॉयलेट क्लीनिंग में यूज किया जाता है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। साथ ही साथ जो HCl है इसका यूज ये पाया जाता है हमारे स्टमक में, ये हमारे आमाशय में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। और आमाशय में ये क्या करता है, आमाशय में ये जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, सूक्ष्म जीवों का नाश करता है, माइक्रोब्स को किल करता है। कौन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नमक का तेजाब कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज टॉयलेट्स की क्लीनिंग में किया जाता है। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका आपके स्टमक में पाया जा रहा है, स्टमक में पाया जा रहा है। तो ये क्या करता है बताइए, ये आपके स्टमक में जो आपके आमाशय में जो आपके हानिकारक बैक्टीरिया, जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया या जो आपके हानिकारक सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, माइक्रोब्स पनप जाते हैं, ये उनका क्या करता है, खात्मा करता है, ये उनको नष्ट करता है, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, चलिए, है ना। अब आगे HCl का एक नाम और मैं बता देता हूं, म्यूरिएटिक एसिड। HCl को म्यूरिएटिक अम्ल भी बोला जाता है, म्यूरिएटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही एक नाम और क्या है, म्यूरिएटिक एसिड, इसी का नाम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं एसिड्स में H2SO4। H2SO4 को बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिड ऑफ सल्फर, इसको बोला जाता है गंधक का तेजाब। सल्फर को गंधक बोलते हैं तो इसको बोला जाता है गंधक का तेजाब, ठीक है।
सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसी को बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विट्रियोल, कसीस का तेल। जो आपके थोते होते हैं ना, विट्रियोल पढ़ाए थे मैंने आपको मेटल नॉन मेटल में, नीला थोता, हरा थोता, सफेद थोता, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। जब उनको वाटर से रिएक्शन करवाते हैं ना तो H2SO4 बनता है, ठीक है। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसको कसीस का तेल क्या बोलते हैं, H2SO4 को कसीस का तेल बोला जाता है। इसी को किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। इसको रसायनों का राजा बोला जाता है, किसको, H2SO4 को रसायनों का राजा कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस में बहुत ज्यादा यूज में आता है, ठीक है। और H2SO4 जो है, ये आपके जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जो सीसा संचायक सेल होता है, जो लेड स्टोरेज क्या होती है, बैटरीज, जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जो सीसा संचायक सेल में, लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा एसिड भरा होता है, तो सीसा संचायक सेल में कौन सा एसिड भरा होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड वहां पे भरा हुआ होता है, ठीक है। तो जो आपके कार की बैटरी है, जो आपके किसान टॉर्च की बैटरीज हैं, या फिर जो आप मंदिर वगैरह में रामायण पाठ वगैरह करते हो तो बैटरी लेकर आते हो ना माइक वगैरह के लिए, ठीक है, तो उन सब बैटरीज में किस प्रकार का एसिड भरा हुआ है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है, गंधक का तेजाब कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का क्या कहा जाता है भाई, रसायनों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। और लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में इसका बहुतायत में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो एक बार यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा पढ़ने हैं इस टॉपिक में हमें, और पूरी हमारी जो यात्रा है वो मोस्टली एग्जाम्पल्स पर ही होनी है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते जाएंगे और एक एक करके हम लोग जो है बहुत सारे एसिड्स एंड बहुत सारे बेसिस को पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब कुछ और एसिड्स की बात करते हैं। तो यहां पे आपके सामने आया HNO3। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसको बोला जाता है सोरे का तेजाब, सोरे का तेजाब। इसको बोला जाता है एसिड ऑफ नाइटर, सोरा, एसिड ऑफ नाइटर। सोरा किसको बोलते हैं, सोरा, नाइटर या सोरा, ये जो बोला जाता है ये पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा बोलते हैं, ठीक है। तो ऑयल ऑफ नाइटर, एसिड ऑफ नाइटर किसको बोला जाता है, ये आपका बोला जाता है HNO3, ठीक है। HNO3 का जो यूज है ये कहां कहां पर कर रहे हैं, HNO3 का यूज कर रहे हैं हम लोग बर्तनों पर लिखावट, बर्तनों पर लिखावट, बर्तनों पर नाम वगैरह लिखते हैं तो उस पे बर्तनों पर लिखावट करने में काम में लेते हैं। साथ ही साथ एज फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है तो इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा रहा है। साथ ही साथ इसका उपयोग विस्फोटक, एक्सप्लोसिव के रूप में, विस्फोटक के रूप में, एक्सप्लोसिव के रूप में भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बर्तनों पर लिखावट करने में, साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में, और साथ में जो एक्सप्लोसिव होते हैं विस्फोटक, जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, है ना। तो इन सब में क्या है, जो आपके नाइट्रो ग्रुप है वो कहां से लिया जाता है, नाइट्रिक एसिड से। तो नाइट्रिक एसिड बर्तनों पर लिखने में काम आता है, नाइट्रिक एसिड जो है वो आपके विस्फोटक बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में काम आएगा, ठीक है। अगला है आपके पास एक एसिड जिसको बोलते हैं HF, इसको बोला जाता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसका एक सिंपल सा नाम बताऊंगा बहुत अच्छा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग और वीक की चर्चा आगे करेंगे। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है इसका यूज किया जाता है कांच पर लिखावट करने में, कांच पर लिखावट, है ना, ठीक है, टू राइट ओवर ग्लास। अगर आपको ग्लास के ऊपर कुछ लिखना है, कांच के ऊपर कुछ लिखना है, तो आप किसका यूज करेंगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो आप यूज में लेंगे, ठीक है। कौन सा यूज में लेंगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके सामने एसिड्स में H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, HCl हुआ, ठीक है, आपके क्या हो गया, HF हो गया। चलिए और आगे बात करते हैं। H2CO3, H2CO3 को बोला जाता है
कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो है ये पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में और कहां पाया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में। जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या सोडा वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर कार्बोनिक एसिड जो है वो पाया जाता है कहां पर? सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। एक एक करके हम एसिड्स को पढ़ते जा रहे हैं। फॉर्मूला हमें सबका याद नहीं रखना, कुछ सिंपल एसिड्स का फॉर्मूला याद रखेंगे, कुछ जो कॉम्प्लेक्स एसिड्स हैं उनका फॉर्मूला हम याद नहीं करेंगे, केवल नाम नाम याद करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, साथ में हमारे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कौन कहां यूज में आ रहा है वो मैं डिटेल में बताता जा रहा हूं आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसका दूसरा नाम है मीथेनोइक अम्ल। ये IUPAC है, मेथेन पीछे क्या लगा दिया? ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक कार्बन है तो इसका नाम मीथेनोइक हो गया, है ना। IUPAC में बताया भी था। दोस्तों ये पाया जाता है चींटी, मधुमक्खी, जो आपके अंट होती है मधुमक्खी, है ना, जो बी होती है, इसके अलावा नेटल पादप, चींटी, मधुमक्खी, इन दोनों का जो डंक होता है जिसको बोलते हैं स्टिंग। ठीक है, तो चींटी, चींटी को क्या बोलते हैं? आंट, है ना। मधुमक्खी को क्या बोलते हैं? हनी बी। क्लियर? तो इनका जो डंक होता है, स्टिंग होता है उसमें, और एक नेटल नाम का पादप होता है इसकी लीव्स में। ठीक है, इसकी पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं? स्टिंग्स होते हैं, इसकी पत्तियों में छोटे छोटे कांटे होते हैं। ठीक है, वो जैसे ही टच करते हैं हमारी बॉडी में जलन होती है, दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी के काटते ही दर्द होता है, चींटी, लाल चींटी जब काट लेती है, लाल चींटी में ज्यादा होता है। ठीक है, लाल चींटी में ज्यादा, लाल चींटी, लाल चींटी में ज्यादा। ठीक है, तो लाल चींटी में ज्यादा फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, उसकी वजह से वो जलन ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हम बात करें CH3COOH, तो इसको नाम दिया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, इसी का दूसरा नाम है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक एसिड, और इसका यूज किया जाता है सिरका बनाने में, सिरका, विनेगर बनाने में, विनेगर, सिरका, विनेगर बनाने में। ठीक है, और सिरके का यूज कहां किया जाता है? अचार में, प्रिकल, जो अचार बनाते हैं, अचार को लंबे टाइम तक सही बनाए रखने के लिए, अचार को लंबे टाइम तक खाने योग्य, एडिबल बनाए रखने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए, है ना, क्या बनाया जाता है? विनेगर। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है, तो विनेगर जो होता है किस किस का मिक्सचर होता है? जल में एसिटिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, चलिएगा, डन। तो ये याद रखिएगा, सिरका मैं लिखवा भी देता हूं आपको। सिरका जो होता है 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। ठीक है, 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। यानी आपसे पूछा जाए कि सिरका बनाने के लिए जल में कितने प्रतिशत क्या मिलाया जाता है? एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, तो आप लिखेंगे 5 to 8%। अब कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 से 4 वाला भी चूज करना पड़ जाता है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दिए गए आपको। ठीक है, तो आपको सिंपली देखना है SCOOH, CH3COOH हो गया, SCOOH आपके फॉर्मिक एसिड हो गया, CH3COOH आपके एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, एसिटिक एसिड से सिरका बनाते हैं अचार को सड़ने से बचाने के लिए। अचार में जो आपने देखा होगा, अचार में एक अलग टाइप की खटाई होती है, जो मार्केट का अचार होता है, वो किसी कारण होती है? सिरके के कारण। ठीक है, क्लियर? तो विनेगर यहां से प्राप्त किया जाता है। क्लियर? तो एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं जी, एक एक करके समझते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको आ रही होगी, और मैं अब आगे बढ़ जाऊं अगर आपकी परमिशन हो तो। ठीक है, आगे तो बढ़ना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक के बाद एक बहुत सारे एसिड्स को पढ़ना है, बहुत सारे बेसिस को पढ़ना है। ठीक है, और सीखते जाना है हर क्लास में आपको। अब बस केमिस्ट्री का तो मतलब लास्ट है। ठीक है, अब इसके बाद बस डेली लाइफ केमिस्ट्री, पॉलीमर, जो डेली लाइफ केमिस्ट्री में ही है, ठीक है, वही पढ़ाना रिमेनिंग है। बाकी सब कुछ लगभग लगभग क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। फिर हम दूसरे सब्जेक्ट्स पे रन करेंगे अपने आप को। ठीक है, चलिएगा, अब बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे सामने जो अगला एसिड आएगा वो आएगा C3H7COOH। यहाँ पे एक कार्बन ही हो गया, 3 कार्बन हो गया, तो एक्चुअली इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन है तो इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। इसी का दूसरा नाम है ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक एसिड। तो ये जो ब्यूटायरिक एसिड है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मक्खन में, ये पाया जाता है बटर में, मक्खन में पाया जाता है। एक एक दो दो एग्जांपल्स हैं इनके। अब कुछ के नाम की मैं बात करूं, जैसे मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स एसिड्स हैं, केवल नाम नाम पढ़ेंगे। मैलिक एसिड पाया जाता है सेब, पपीता, एप्पल एंड पपाया, ठीक है। तो आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा एप्पल, पपाया, ठीक है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड अंगूर और इमली, ग्रेप्स एंड टैमरिंड, है ना, इमली को बोलते हैं टैमरिंड। तो इमली में, अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड का जो यूज है वो कपड़ों से, वो क्लॉथ्स से, कपड़ों से इंक स्पॉट, कपड़ों से जो स्याही के धब्बे हैं, इंक स्पॉट हटाने में, कपड़ों से गंदगी के स्याही के धब्बे हटाने में, ठीक है। स्याही के धब्बे, कपड़ों से धब्बे, स्पॉट्स हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आप बोलेंगे सर यूज किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, बिल्कुल नोट्स आपको सब, देखिए आपको सारे पैनल पीडीएफ्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ प्रत्येक टॉपिक के आपको नोट्स रिटन में टाइप किए हुए भी मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी, मस्त पढ़िए आप, ठीक है। तो मैलिक एसिड सेब, पपीता, टार्टरिक एसिड अंगूर, इमली, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया गया, ठीक है। ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड जो आपके गेहूं है, व्हीट, इसके अलावा जो अनाज होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, खाद्यान्न होते हैं, इन सब में पाया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड आपके होता है गन्ने में। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो होता है आपका वो होता है नींबू, संतरा, नींबू, संतरा, लेमन, लेमन और ऑरेंज एटसेट्रा, ठीक है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, ठीक है। दही में या छाछ में, कर्ड या बटर मिल्क दोनों में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे यूरिक एंड हिप्यूरिक एसिड, यूरिक एंड हिप्यूरिक एसिड, इन दोनों की बात करें तो ये दोनों पाए जाते हैं यूरिन में, मूत्र में पाए जाते हैं, यूरिन में, मूत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। एक एसिड है जिसका नाम है हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक एसिड, ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं का सीमेंट कहते हैं, एनिमल सेल्स का सीमेंट, आसपास की कोशिकाओं को जोड़ के रखता है। तो हाइल्यूरोनिक एसिड को एनिमल सेल्स का क्या बोला जाता है? सीमेंट बोला जाता है, जंतु कोशिकाओं का सीमेंट के नाम से जानते हैं। तो कितने एसिड पढ़ा दिए देखिए टोटली, अगर मैं बात करूं तो आप शुरुआत से चलते जाइए। HCl1, ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं इनको, क्लियर। HCl पे 1, उसके बाद H2SO4 2, ठीक है। देन आफ्टर नाइट्रिक एसिड 3, ठीक है। उसके बाद HF फॉर H2CO3 5, देन आफ्टर आपके HCOOH 6, एसिटिक एसिड 7, ठीक है। देन आफ्टर आपके ब्यूटेनोइक एसिड 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो 17 तक मामला पढ़ लिया है, आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लें आप, आगे भी देखते हैं, चलिएगा, क्लियर। अब हम लोग कुछ और चीजों के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये जो यूरिक एक नाम आया, लैक्टिक एसिड, दही, छाछ, मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द का कारण, मसल्स में दर्द का कारण, मसल्स में जब मसल्स हमारी, जब मसल्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हमारी जो मसल्स हैं उनमें मांसपेशियों में दर्द का कारण, ठीक है। कब? ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की कमी। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है, किसके कारण? आपके लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 18 पे हम बात कर रहे हैं आपके किसकी, 1 सेकेंड, 18 पे हम लोग बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनके बारे में पढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड असंतृप्त वसीय अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनको बोला जाता है असंतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त वसा अम्ल। ये बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ये शरीर के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, हार्ट पेशेंट्स के लिए, हृदय रोगियों के लिए अच्छे होते हैं। ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका यूज आजकल बहुत हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, ठीक है, तो बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, घटाते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, असंतृप्त वसा अम्ल, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। चलिएगा, कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। अब ये 3 प्रकार के मोस्टली नाम आपने बहुत पढ़े होंगे, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। ओमेगा 9, ओमेगा 3 का नाम आता है इनका आरएस प्री 2016 में आया था, आरएस प्री 2016 में, यस, ठीक है। इसके अलावा आपके एमपीपीएससी प्री में भी पूछा गया था रिसेंटली, ठीक है। तो लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, ओमेगा 6 का नाम है लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ठीक है, लिनोलिक, लिनोलिक है ना, और ओमेगा 9 का नाम है ओलिक एसिड, ठीक है। ये इनके सोर्स की अगर हम बात करें तो इनका सोर्स जो है वो आपके अलसी, अलसी बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 का स्पेशली, ठीक है, अलसी को बोलते हैं फ्लैक्सीड, सबसे बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा जो वेजिटेटिव ऑयल होते हैं, जो वनस्पति तेल होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। फिश लीवर ऑयल, जो मछली के लीवर का तेल होता है, उसके अंदर भी जो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, इनका कंटेंट काफी बेहतर पाया जाता है, काफी अच्छा पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इनके बारे में आपको चीजें दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्लियर। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, तो देखा जाए तो 18, 19, 20 एसिड्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनमें आपको यही ध्यान देना है कि ये बॉडी के लिए अच्छे हैं, हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं, साथ ही साथ इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप जिन सोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं उनमें अलसी बेस्ट है, ठीक है, तो अलसी हृदय रोगियों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 19 पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड का जो नाम है वो एक्चुअल में विटामिन सी है, ठीक है, तो एस्कार्बिक एसिड को विटामिन सी कहते हैं। एस्कार्बिक एसिड कहां पाई जाती है, खट्टे फलों में पाई जा रही है, दूध खट्टा हो जाता है, खट्टा दूध हो जाता है, खट्टा दूध में पाया जा रहा है, दही में पाया जा रहा है, ठीक है, नींबू, संतरा, आंवला, ठीक है, हरी मिर्च, ये बहुत स्ट्रेंज सोर्स है, हरी मिर्च में विटामिन सी, एस्कार्बिक एसिड पाया जा रहा है। ऊंटनी का दूध, ऊंटनी का दूध, नॉर्मल दूध में विटामिन सी नहीं होता, सामान्य दूध में, गाय भैंस के दूध में विटामिन सी नहीं होता, लेकिन जो जो ऊंटनी का दूध होता है, अब ऊंटनी की क्या मुझे स्पेलिंग याद है नहीं, तो मैं तो ऐसे कह देता हूं कैमल बाइफ मिल्क, ठीक है, तो जो ऊंटनी का दूध होता है, जो कैमल की बाइफ का जो दूध होता है, वो जो होता है आपका, उसमें क्या, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी टेम्परेचर ज्यादा सहन नहीं कर सकता, इसलिए विटामिन सी जो होता है ना, उसको क्या करते हैं, उसको कच्चा पिया जाता है, बिना गर्म करे कच्चा पिया जाता है, ताजा ताजा पिया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ऊंटनी का दूध, खट्टे फल, खट्टा दूध, दही, नींबू, संतरा, आंवला, हरी मिर्च, ऊंटनी का दूध। एक विशेष प्रकार की चेरी है जिसका नाम है बारबाडोस चेरी, बारबाडोस चेरी, उसमें विटामिन सी मैक्सिमम पाया गया है, कुछ एग्जाम्स में माना गया है। इसके अलावा सीबक थॉर्न, सीबक थॉर्न एक झाड़ी है हिमालय पर, ठीक है, तो सीबक थॉर्न जो होता है ये हिमालय पे एक श्रब है, एक झाड़ी है, तो उसके अंदर भी विटामिन सी का अच्छा कंटेंट है, ठीक है। 20th नंबर पर हम लोग बात करेंगे एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, अम्लराज, ठीक है। एक्वारेजिया एक ऐसा विलयन है, HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 में विलयन है, यानी 75% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 25% नाइट्रिक एसिड। और ये विलयन क्या कर लेता है, ये विलयन सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि को घोल लेता है, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि को घोलता है, ठीक है, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि को घोलता है,
क्लियर। तो सोना चांदी प्लेटिनम जो होते हैं, इनको जब घोलना होता है, इनको जब पिघलाना होता है, तो आप एक्वा रेजिया का यूज करते हैं। गांव में कई ठग आते हैं जो कि गहनों को साफ करने के नाम पे और साफ कर ले जाते हैं। तो ऐसे ठग जो होते हैं वो एक्वा रेजिया नाम का ही ये सॉल्यूशन काम में लेके आते हैं। तो केमिस्ट्री भाई जीवन को बनाने में नहीं, लोगों को बनाने में और महिलाओं को बनाने में भी काम आ रही है। लोग महिलाओं को टारगेट बनाते हैं, भाभी जी आप चमक रही हो, गहने नहीं चमक रहे, चांद पे दाग लगने वाली बात हो गई, गहने चमकवा लो। भाभी गहने चमकवाती है, वो अपनी किस्मत चमका के चले जाते हैं बेटे, ठीक है। तो एक्वा रेजिया अम्ल राज 3:1 है ना, 3 अनुपात में HCl और 1 रेशो में आपके क्या होता है HNO3 एक्वा रेजिया, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्लियर। एक के बाद एक चीजें पढ़ते ही जा रहे हैं, कोई लोड नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, और बस जल्द प्लानिंग है कि आपके लिए कंटेंट की बौछार कर दी जाए, सिलेबस को फास्ट ट्रैक स्पीड पे अब डाला जाए, ठीक है। तो सब कुछ बेहतरीन, जल्दी, बढ़िया, अच्छा, तंदुरुस्त, मस्त ऐसा होगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये एसिड्स के बारे में बात हुई, लगभग 20 एसिड्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब एसिड्स के सिंपली 2 टाइप्स में एसिड्स को बांटा हुआ है, ठीक है। तो एसिड्स को 2 टाइप्स में बांटा हुआ है, एक होता है ऑक्सी एसिड और एक होता है हाइड्रा एसिड। ये थोड़ा नाम ध्यान रख लीजिएगा, ऑक्सी एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सी एसिड होते हैं, और हाइड्रा एसिड वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ना हो, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड। जैसे ऑक्सीजन जिसमें होते हैं, जैसे H2SO4 ऑक्सी एसिड है, HNO3 ऑक्सी एसिड है, ठीक है, H2CO3 ऑक्सी एसिड है, ठीक है। जबकि HCl, HBr, ठीक है, HF, HI, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रा एसिड्स हैं। इनमें क्या नहीं है, इनमें आपके ऑक्सीजन नहीं है। तो जिनमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उनको आप क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड कहते हैं। जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें आप हाइड्रा एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए बताइएगा, यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या आपको रही हो तो आप जरूर बताएं, ठीक है। चलें, क्लियर। ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड हो गया। इसके अलावा कुछ एसिड्स में आपको देखिए, अरे ये कहां से बीच में ब्लैंक आ गया भाई, ठीक है। तो यहां से 21 पे मैं आपको न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में भी बता देता हूं। न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी एक तरह के एसिड ही हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी एक प्रकार के क्या है, अम्ल ही हैं, ये भी एक प्रकार के एसिड ही हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी अपने को याद कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो लपेटे में आए सबको याद कर लो, ठीक है। बताइएगा, चलिए यहां तक ठीक है। चलिए एक और एसिड मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है, एक और एसिड मैं आपको बता देता हूं 22 पे, H3PO4, इसको बोला जाता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड की बात करेंगे तो जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स के खट्टेपन का कारण है ये, कोल्ड ड्रिंक्स के खट्टेपन का कारण, कोल्ड ड्रिंक्स के खट्टेपन का कारण कौन है, ये आपके फॉस्फोरिक एसिड है। साथ ही साथ इसका यूज उर्वरक के रूप में, इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा, फॉस्फोरिक एसिड का यूज एज अ फर्टिलाइजर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें जो खट्टेपन का कारण है, उसमें जो सॉरनेस का कारण है, वो भी क्या है आपके फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। ये बात चलिएगा, चलिएगा यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलते हैं अब आगे। चलिए अब देखो, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, बेसिस के बारे में, क्षारक, भस्म,
क्षारक के बारे में बात करें तो इनके लिए एक बहुत बढ़िया सी बात है, सोपी इन टच। ठीक है, ये छूने पर साबुन जैसे चिपचिपे होते हैं, छूने पर साबुन जैसे चिपचिपे होते हैं। बाकी तो जो प्रॉपर्टीज है वो आपको बताई दी है कि लिटमस के साथ क्या करेंगे, ठीक है, वो बात बताई दी है। अब जो क्षार है ना, वो क्षारों के अंदर जो जल में घुलनशील क्षार हैं, जो जल में घुलनशील क्षार हैं, जो वाटर सोल्यूबल क्षारक हैं, है ना, मतलब बेसिस में जो वाटर सोल्यूबल बेसिस है ना, वाटर सोल्यूबल बेसिस, जो जल में घुलने वाले बेसिस हैं, उनके लिए अलग से एक नाम दिया हुआ है एल्कली, उनके लिए नाम दिया हुआ है क्षार। तो जनरली देखा जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक हैं, जितने भी क्षार हैं वो क्या हैं, क्षारक हैं। यानी मैं कह सकता हूं ऑल एल्कली आर बेसिस, ऑल एल्कली आर बेसिस, सभी जो एल्कली हैं वो क्या है, बेसिस हैं। ठीक है, लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, सभी के सभी क्षार जो हैं वो, सभी के सभी जो क्षारक हैं वो क्षार नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे बेसिस भी होंगे जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, जो नहीं होंगे उनको आप एल्कली में नहीं रख सकते। ठीक है, अब एल्कली का एग्जांपल बात करें तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH लगा दो, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 में कौन आता है, अरे ग्रुप 1 में आता है पोटेशियम KOH NaOH, ठीक है, ये सब ग्रुप 1 में आते हैं, है ना। ग्रुप 2 में आता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है, ये आपके जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो आपके क्या हो गए, वो आपके एल्कली हो गए, यानी ये सब वाटर में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत सारे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, उनको आप क्या बोल दोगे, उनको आप एल्कली में शामिल नहीं करोगे। ठीक है, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, इसलिए उनको क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिस की पहचान थी, बेसिस को आइडेंटिफाई करने का तरीका था, क्षार और क्षारक, है ना, या फिर क्षार और भस्म में क्या डिफरेंस है। उससे पहले ऑक्सी एसिड हाइड्रा एसिड में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जिसमें देखो ऑक्सीजन नहीं हो, हाइड्रोजन तो सब में होगा, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सी एसिड, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसको हाइड्रा एसिड बोलेंगे क्योंकि फिर उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही। ठीक है, अगर ऑक्सीजन साथ में हो तो उसको ऑक्सी एसिड बोलेंगे। तो आप पहचान लेंगे फॉर्मूले से, जिसमें ऑक्सीजन हो वो ऑक्सी एसिड होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रा एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, चलें आगे। चलिए अब देखो क्या होता है, एसिड के बाद अब हम बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ बेसिस आपको पढ़ा देता हूं, फिर हम कल आगे बात करेंगे। NaOH, इसका पीएच मान 14 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और NaOH जो होता है इसका यूज किया जाता है पेट्रोल के शुद्धिकरण में, पेट्रोल के प्योरिफिकेशन में। ये वैसे मेटल नॉन मेटल में काफी पढ़ा चुका हूं, पेट्रोल के शुद्धिकरण में। साथ ही साथ इसका यूज किया जा रहा है कहां पर, साबुन बनाने में, स्पेशली कपड़े धोने का, कपड़े धोने का साबुन बनाने में यूज किया जा रहा है। किसको यूज किया जा रहा है, NaOH को। ठीक है, इसके अलावा KOH, KOH को KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज किया जाता है नहाने का साबुन, यानी मृदु या सॉफ्ट सोप, मृदु या कह सकते हैं सॉफ्ट सोप बनाने में, सॉफ्ट सोप या नहाने का साबुन बनाने में, नहाने का साबुन बनाने में किसका यूज किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो हमारे सामने हुआ क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, है ना, इसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड एज यू ऑल नो दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एंटा एसिड, एंटा एसिड मींस इट इज अगेंस्ट द एसिडिटी, यानी कि ये क्या करता है, प्रति अम्ल है, एसिडिटी को दूर करता है। मिल्की कलर का दूधिया रंग का सॉल्यूशन है जो कि पेट की अम्लता को दूर करने में, जब आपकी बॉडी में HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है, गैस बनने लगे, तो उसको रिमूव करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज। अगला आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या क्या कहा जाता है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी, वाटर ऑफ लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना, स्लैक्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, ठीक है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। और इसका यूज कहां पे करते हैं? इसका यूज पुताई में करते हैं, इसका उपयोग तंबाकू के साथ करते हैं, इसका उपयोग पान के पत्ते पर करते हैं। अरे पान का पत्ता होता है, उस पे लगाते कि नहीं लगाते चूना, है ना, समझ गए? चूना लगाते नहीं लगाते? बहुत से लोग होते हैं ऐसे, पान के पत्ते, देखो पान वाला तो बहुत अच्छा होता है, वो कह के दिखा के बता के चूना लगाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पता ही नहीं लगने से कब चूना लगा देते हैं, ठीक है। और आपको पता खबर नहीं लगेगी, आपको सालों बाद पता चलेगा कि चूना लग गया, आपको लग लगा के मिट गया, समझ गए? तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसके ऊपर एक शायर ने एक शायरी भी कही है कि कल फिर मुझे उस बेवफा की याद आ गई, कल फिर मुझे उस बेवफा की याद आ गई, जब पान वाले भैया ने पूछा कि आपके पान में चूना कितना लगाऊं। तो जब उसने पूछा ना चूना कितना लगाऊं, तो सडन से मुझे किसी की याद आ गई है। कुछ चेहरे होते हैं जीवन में जो लगा जाते हैं चूना, है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है AlOH का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज है वो किया जाता है वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में, वाटरप्रूफ जलरोधी, वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में। तो वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में किसका यूज किया जा रहा है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिस में कम है एग्जांपल्स, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 और इधर एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। तो लगभग 5 to 6 ये आपको बेसिस के एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब एसिड एंड बेसिस के मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स है वो तो हम पूरे कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है आगे चलेंगे, जानकारी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो CaOH का ऑल्टवाइज इसका यूज किया जाता है मिट्टी की एसिडिटी दूर करने में, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में भी यूज किया जाता है। किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। देखिएगा, आपको सबको पता है कि अम्ल और क्षार, एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, साथ में जल बनता है। यानी कि जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है, जब अम्ल और क्षार की आपस में क्या होती है? अभिक्रिया होती है, तो लवण व जल बनता है। और लवण और जल बनने की इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण, साल्ट और वाटर बना लेते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल ले लिया NaOH, ये तो हो गया बेस, HCl हो गया एसिड, रिएक्शन करवा दी। देखो ये याद रखना है कि एसिड में एसिड से H आएगा और बेस से क्या आएगा? OH आएगा। इससे तो बन जाएगा H2O। और बाकी का देखो सिंपल, इसका ये हो गया Na+, ये हो गया OH माइनस, ये हो गया H प्लस, ये हो गया Cl माइनस। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, ठीक है। तो इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं और बन जाएगा NaCl प्लस H2O। यहां आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आयंस का, यहाँ पे आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। और आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि जो आपके दी गई रिएक्शन है वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो याद रखने के लिए सिंपल सा सिस्टम हो गया कि उदासीनीकरण केमिकली, न्यूट्रलाइजेशन इज केमिकली व्हाट? आप कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन जो है वो रासायनिक रूप से एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ना। और आयन का एक्सचेंज हो रहा है तो आप उसको कह दिए हो डबल डिस्प्लेसमेंट। जब मैंने आपको रिएक्शंस पढ़ाई थी तो वहां पढ़ाया था द्विविस्थापन, तो वहां द्विविस्थापन में आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है तो आप उसे डबल डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, कहीं होकर कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काम की बात यह है कि जो साल्ट बनेगा, जो लवण बनेगा,
उसका कैसे पता करेंगे कि वो एसिडिक है कि वो एल्कलाइन है, कैसा है? इतना आइडिया भी रख लीजिए। पीएच वैल्यू तो हम वैसे पढ़ने वाले ही हैं, लेकिन इतना आप पता रख लीजिए कि 0 से 6.9 तक एसिड होते हैं, बता चुका था कल। 7 पर न्यूट्रल होता है, 7.1 से 14 तक क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों आपस में जुड़ गए तो जो साल्ट बनेगा, जो लवण बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, तो जो लवण बनेगा वो न्यूट्रल होगा। अगर दोनों ही प्रबल होंगे तो लवण न्यूट्रल बनेगा जिसका पीएच मान 0 होगा। ठीक है, सॉरी, पीएच मान 7 होगा। तो याद रखना है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, अब ये मैं कैटेगरी बताने वाला हूं। अभी मैं एक लिस्ट बनवाऊंगा छोटी सी, उससे आपको आइडेंटिफाई हो पाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अम्ल प्रबल है और क्षार आपका वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग है दादागिरी उसकी चलेगी। तो जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? अम्लीय बनेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड है, और साल्ट अम्लीय बनेगा तो इसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या रहेगी? कम, क्योंकि एसिड्स की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। और अगर वीक क्या रह गया? एसिड रह गया, और जो आपका बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो आपका जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? वो आपका बेसिक बनेगा, वो आपका क्षारीय बनेगा। और क्षारीय बनेगा तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, साथ में वाटर तो बनेगा ही। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन है तो दोनों प्रबल है, दोनों प्रबल है तो भाई दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो उदासीन लवण बनेगा। अगर अम्ल स्ट्रॉन्ग है, प्रबल अम्ल है, क्षार आपका दुर्बल है, तो अम्ल अपनी दादागिरी चलाएगा, तो जो लवण बनेगा उसमें अम्ल की नेचर होगी, यानी कि पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग आपका बेस है और अम्ल आपका क्या वीक है, तो बेस की दादागिरी चलेगी। ठीक है, अब आप कह दोगे सर 4th नंबर पे कि यार ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब चौथा कह दे कि सर वीक एसिड और वीक बेस की बात करें तो इसकी रिएक्शन होती ही नहीं है, या फिर बहुत स्लो रिएक्शन होती है। यानी वीक एसिड वीक बेस के बीच में बहुत स्लो रिएक्शन होती है, तो जनरली कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि कौन सा एसिड कहां पे काम में लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग वीक, उससे किस तरह के साल्ट बनेंगे। ठीक है, चलिए अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टेबल, छोटी सी एक लिस्ट बनवाऊंगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इनसे किस किस प्रकार के लवण बन रहे हैं वो जानकारी सबसे पहले आपको इकट्ठा करनी है। अब सुनिएगा, स्ट्रॉन्ग अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्लों की मैं आपको एक बताता हूं। देखिए, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है उनको बोला जाता है सुपर एसिड। सुपर एसिड्स जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल है कार्बोरेन, कार्बोरेन। इसके अलावा फ्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल, ये मैं स्ट्रॉन्ग के नाम लिखवा रहा हूं, फ्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल, HFSO3, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल स्ट्रॉन्ग है। HBr स्ट्रॉन्ग है। HCl स्ट्रॉन्ग है। HNO3 स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल में सबसे प्रबल अम्ल के बारे में पूछा जाता है तो सुपर एसिड्स होते हैं, सुपर एसिड्स जिनकी पीएच वैल्यू जो है वो 0 से भी कम होती है। ठीक है, इनको सुपर एसिड बोलते हैं। सुपर एसिड का एग्जांपल है कार्बोरेन। इसके अलावा फ्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर आपसे वीक एसिड्स की बात की जाए, दुर्बल अम्लों की बात की जाए, तो दुर्बल अम्लों में फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसके अलावा सिट्रिक अम्ल, ये सब क्या है बताइए आपके? ये सब आपके वीक एसिड हैं। ये आपके कैसे अम्ल हैं? ये आपके दुर्बल अम्ल हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें पीडीएफ, कौन सी पीडीएफ? पैनल पीडीएफ नहीं आई है तो वो आ जाएंगी, बाकी टॉपिक्स की पीडीएफ लास्ट टॉपिक तक मैंने खुद ने डलवा दी है। एसिड बेस वाला जो टॉपिक है ये रिमेनिंग है तो ये डल जाएगा, है ना। पैनल पीडीएफ में भी अगर कहीं इश्यू होगा तो वो भी अपलोड मैं करवा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो NaOH, KOH, दो नाम याद रखो, वीक स्ट्रॉन्ग क्षार। और वीक बेस की बात करें, दुर्बल क्षार की बात करेंगे
दुर्बल क्षार में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, ये क्या है बताओ, ये वीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक याद रखना है, उसके बाद एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये डायरेक्ट नाम याद रखने, घूमते फिरते याद करना है इनको, कौन कौन स्ट्रॉन्ग है कौन कौन वीक है, ठीक है। जैसे वीक में एक नाम और यहां पे ऐड कर दोगे, बेंजोइक अम्ल। तो स्ट्रॉन्ग में आप तो स्ट्रॉन्ग एसिड याद रख लो, H2SO4 HBr HNO3 HCl, है ना, ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग है। कौन कौन, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्लोरिक अम्ल, 4 स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद नीचे जो हो गए वो क्या हो गए आपके, वो आपके हो गए वीक एसिड्स, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में NaOH KOH, बाकी के सबको किसके रूप में याद कर लें आप, वीक बेस के रूप में आप याद करें, ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए अब देखना जरा, अब क्या होगा, अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं, मैं लवण बनाता हूं, मैंने मान लीजिए लिया, जैसे मैंने अभी सिंपल सा अभी एग्जांपल लिया था NaOH प्लस HCl। अभी अभी आपको बताया था कि जो NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और जो आपका HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो बन रहा है NaCl, साथ में बन रहा है वाटर। तो NaCl कैसा बनेगा, न्यूट्रल। NaCl उदासीन लवण है जिसका पीएच मान कितना होगा, एग्जैक्ट 7, ठीक है, काम की बात। अगला एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए हमारे पास है HCl प्लस NH4OH, इनसे बन रहा है एसिड, इनसे बन रहा है बेस। तो सिंपल सी बात है, HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक बेस है, ठीक है, तो एसिड की दादागिरी चलेगी। अब बताओ, देखो ये Cl NH4 के साथ और HOH के साथ, ठीक है, तो बन गया NH4Cl प्लस बन गया H2O। तो जो NH4Cl बना है वो कैसा होगा, वो अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पे अम्ल स्ट्रॉन्ग है, अम्ल स्ट्रॉन्ग है तो उसके पीएच वैल्यू किससे कम होगी, 7 से कम होगी भाई, ठीक है। अगला एग्जांपल लिया मैंने, जैसे NaOH प्लस H2CO3 इज इक्वल्स टू, अब देखो जरा NaOH ये क्या है भाई, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कार्बोनिक अम्ल है, ये वीक एसिड है, तो दादागिरी बेस की चलेगी। बताओ NaOH है, ठीक है, NaOH है तो यहां से क्या होगा, यहां से ये होगा कि NaOH साथ में H2CO3 है, ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा, अब देखो जरा, यहां से ये अलग हो जाएगा, H और HCO3 अलग हो जाएगा, यहां Na और OH अलग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, NaH, समझना, देखो NaHCO3 इधर चला जाएगा, HOH इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, साथ में H2O बन गया। अब आपसे पूछ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की नेचर बताओ, तो भाई क्षार है प्रबल, ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्षारीय है, पीएच वैल्यू 7 से क्या रहेगा, ज्यादा, ठीक है। यहीं पे एक और तरीका है, NaOH का अगर हम ये 2NaOH ले लें और इसको H2CO3 बना दें, तो यहां पे देखना जरा, एक और चीज हो सकती है, ये 2 OH हो गए, ये 2 H हो गए, ठीक है, ये 2Na और CO3, तो ये यहां बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2H2O, 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे, ठीक है, ये भी इसी तरह बनता है, ठीक है। तो ये भी कैसा होगा, ये भी क्षारीय लवण होगा, क्षारीय लवण होगा, तो इसका भी पीएच मान 7 से क्या रहेगा, ज्यादा। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही क्या है बताइए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही आपके किस प्रकार के हैं, दोनों ही आपके क्षारीय प्रकृति के लवण हैं, एल्कलाइन सॉल्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एसिड एंड बेस की जो स्ट्रेंथ है, अगर वो आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछी जाए, तो इसके लिए फिर हमारे पास एक ही फंडा है कि हम लोग उनको स्ट्रेंथ के बेस पे याद करें, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जब एग्जांपल्स आते हैं तो वो 3 वीक एसिड देता है, एक वहां पे स्ट्रॉन्ग देता है, 3 वीक देगा, एक वहां पे क्या देगा, आपको स्ट्रॉन्ग देगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर 4 स्ट्रॉन्ग देकर हमसे पूछता है तो फिर उसका रटने के अलावा कोई लॉजिक नहीं है। इसके अलावा आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि उसने आपको 4 स्ट्रॉन्ग एसिड दिए और फिर उनसे आपसे उनकी स्ट्रेंथ पूछ रहा है। रीजन, क्योंकि पीएच वैल्यू सबका अलग अलग है, पीएच वैल्यू में आपको एक लिस्ट लिखवाऊंगा आगे चल के, उस पीएच वैल्यू को याद करना है और पीएच वैल्यू को याद करके ही आपको जवाब देना है कि किसका पीएच मान कितना है, उसी से उसकी एसिडिटी की और उसी से उसकी बेसिसिटी की जानकारी मिलेगी, ठीक है।
तो हम क्या है, दुनिया के सारे एसिड बेसिस को तो याद कर नहीं पाएंगे। हम क्या कर पाएंगे, हम कुछ लिमिटेड जो हमारे पास एसिड और बेस है, हम उनका क्या कर लेंगे, पीएच वैल्यू याद कर लेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन तो स्ट्रांग है और कौन वीक है। ठीक है भाई, चलो यहां तक ठीक, ओके। चलिए, अब ये लवणों का प्रकार हो गया, साल्ट्स का ये क्या हो गया, टाइप हो गया। ठीक है, लास्ट में मैं एक टेबल जो है आपको बताऊंगा, अभी लिखवाऊंगा, अभी कुछ एसिड और बेसिस का ऑर्डर लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो जरा, अब एसिड और बेस का ये तो पता चल गया हमें कि भाई कब स्ट्रांग बनेगा कब वीक बनेगा। ठीक है, चलिए अब कई बार उल्टा पूछ लेता है कि बताओ NaHCO3 ये एक साल्ट है, ये क्या है, साल्ट। आपसे पूछ लेगा ये किस किस से बना है, तो देखो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको जुगाड़ लगाना है कि देखो इसको दो भागों में तोड़ दो, प्लस और माइनस में, Na प्लस और HCO3 माइनस। ठीक है, जो प्लस वाला है ना उसके पीछे OH जोड़ दो, और जो माइनस वाला है उसके साथ में क्या जोड़ दो, H। ठीक है, तो ये बन गया NaOH, ये H इसमें जोड़ दोगे तो H एक ऑलरेडी है, ये क्या बन जाएगा, H2CO3। तो यानी कि आपको अगर साल्ट दे दिया जाए, सॉल्ट आपको दे दिया जाए, तो आप एसिड और बेस का भी आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा यहां पे एसिड होगा कौन सा यहां पे बेस होगा। ठीक है, ये भी काम आपका आसान बन जाएगा। क्लियर, चलें अब सिंपल बात करते हैं हम किसको लेकर, पीएच को लेकर। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच वर्ड जिस वर्ड से आया वो है पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि पीएच वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ है, पीएच वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो पीएच वर्ड है वो आया है पोटेंज से। कहां से आया है, पोटेंज। और पोटेंज का मतलब क्या होता है, पोटेंज का मतलब होता है पावर। ठीक है, शक्ति। क्लियर, चलिए अच्छा, पोटेंज पावर। अच्छा, ये जो पोटेंज वर्ड है ये जर्मन भाषा का है, किस भाषा का है, जर्मन। ठीक है, चलिए क्लियर, यहां तक बात हुई। अब हम आगे बात करते हैं, जो पीएच स्केल है, पीएच की फुल फॉर्म क्या है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन। यानी पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो कंसेंट्रेशन होगी, उस कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका पीएच। ठीक है, पीएच स्केल जो बनाया वो सोरेनसन ने बनाया। पीएच स्केल किस साइंटिस्ट ने बनाया, सोरेनसन। अब मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पीएच का खात्मा कर देगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट्स इस तरह के हैं कि आपको चीजों को लंबा चौड़ा नहीं घसीटना, सीधा आपसे कहेगा कि मैं ऐसे होऊंगा, ऐसे समझ में आऊंगा। ठीक है, तो आप समझो, पीएच का फॉर्मूला हो गया माइनस। अब देखो जनरली पीएच वैल्यूज निकलवाता नहीं है, वो रटने के लिए देता है कुछ, लेकिन निकलवा भी ले। देखो क्वेश्चन दे दिया कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो 10 की पावर -5 मोल पर लीटर है, इस तरह आता है, 10 की पावर -5 मोल पर लीटर इस तरह आता है। ठीक है, 10 की पावर -5 -6 -8 इस तरह आता है। ठीक है, अब देखना जरा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, लॉगरिथम आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जितना आपने काम का उतना मैं बताता हूं, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग 10 की पावर -5। लॉग की हमेशा खास बात है कि पावर हमेशा आगे आ जाती है, माइनस ऑलरेडी है, पावर आगे आ गया, पीछे बच गया log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। ये -5 + 5 हो गया, तो पीएच वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 होती तो माइनस लॉग 10 की पावर -8 -8 आगे आ जाता, पीछे बच जाता log 10। log 10 का मान तो 1 ही होता है, तो इसका पीएच वैल्यू कितनी आ जाती, 8। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 10 की पावर -6 मोल पर लीटर होगी तो पीएच वैल्यू कितना आएगा, तो पीएच वैल्यू 6 आएगा। अरे सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। देखो जरा ध्यान से कि क्या हो रहा है, पीएच वैल्यू निकाल रहे हैं तो देखो जो माइनस में पावर है वो किधर आ रही है, आगे, पीछे log 10 बच गया, log 10 का मान तो 1 आ रहा है, इसका मतलब पावर को किधर ले आइए, आगे। तो आपको क्या करना है, 10 की पावर क्या हो, x, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या हो,
10 की पावर क्या हो x, तो pH वैल्यू क्या होगी -x। सिंपल। अगर जैसे 10 की पावर -8 है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या 10 की पावर -9 है, ठीक है, तो pH वैल्यू क्या आएगी -x का मान कितना है -9, तो pH वैल्यू आएगी 9। चिन्ह बदल के लिख दो, चिन्ह बदलकर लिख दो, खेल खत्म। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो 10 की पावर -3 है, ठीक है, तो क्या करोगे, अब x का मान कितना आ गया, x बराबर -3, तो pH बराबर क्या होगा -x, यानी -3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, pH 3 है, खत्म। चुटकियों में pH वैल्यू निकाल दोगे क्या। ठीक है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो क्लासेस की डाउनलोडिंग्स को लेके या किसी भी चीज को लेके, आई विल चेक इट एंड सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने आपको। ठीक है, चलो, वो सब टेक्निकल इश्यूज होते हैं, वो बच्चों के थ्रू हम तक पहुंच जाते हैं, हम उसे रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यू करते हुए सॉल्व हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है जो चिंता करने लायक हो। ठीक है, तो बताइएगा, क्या आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से पीएच वैल्यू निकाल लेंगे। मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। कुछ नहीं करना, 10 की पावर में जो है ना उसको चिन्ह बदल के लिख दो, 10 की पावर में जो भी है उससे साइन बदल के लिख दो। ठीक है। अब एक और चीज है, यहां पे एक चीज और है कि पीएच प्लस पीओएच भी होता है यहां पे, ठीक है, वो 14 होता है हमेशा। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है क्वेश्चन में, वो आपको हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दे देता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, तो जिस तरह हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से पीएच निकालते हैं, उस तरह हम हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से क्या निकालेंगे, पीओएच। तो इससे क्या निकलेगा, पीओएच निकलेगा। ठीक है, और फिर पीओएच निकालकर हम क्या निकालेंगे, पीएच निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो 10 की पावर -8 मोल पर लीटर है। ठीक है, मोल पर लीटर है, आपसे पूछा जा रहा है पीएच बताओ, तो आप क्या करोगे, पहले पीओएच निकालोगे। अब ये जैसे पीएच निकालते हैं हम हाइड्रोजन को उल्टा करके, तो 10 की पावर -8 को वही उल्टा करके लिख दो, पीओएच कितना आ गया 8, और हमें पता है कि पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है 14, तो पीएच निकालना है, पीओएच हो गया 8, टोटल है 14, तो पीएच कितना आ गया 6। क्लियर। तो पीएच से पीओएच, पीओएच से पीएच निकाल सकते हैं। अगर आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे तो आप पीएच निकाल लोगे, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दे तो आप पीओएच निकाल लोगे, और पीएच पीओएच दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है भाई, 14 होता है बच्चों। तो यार मुझे बताओ कि क्या आपके दिमाग में बात बैठ रही है, हम पीएच पीओएच कैसे निकालेंगे। क्लियर, समझ गए होगे, अच्छे तरीके से समझ गए होगे, क्या दिमाग में फिट हो गया होगा। मैं जहां तक मानता हूं किसी तरह की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब एक पैमाना बनाया गया, पैमाना बना गया एक, यहां से चालू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, 7 पे क्या होता है, उदासीन, पीएच वैल्यू 0, जैसे ऑक्सीजन गैस है, NaCl है, पीएच वैल्यू 0 नहीं, पीएच वैल्यू 7। ठीक है, अब जनरली देखो इधर समझो, 7 से नीचे जब जाओगे इधर, तो यहां पे याद रखना अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, यानी जो एसिडिटी है ना, अम्लीयता, वो पीएच वैल्यू के उल्टी है। यानी जैसे जैसे पीएच वैल्यू घटेगी तो अम्लीयता क्या होगी भाई, बढ़ेगी। तो जो 0 पीएच वाला होगा ना वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। क्लियर, आपको 4 पीएच दे दी, पीएच 5, पीएच 4, पीएच 3, पीएच 1, बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो पीएच 1 है ना। लेकिन जब इधर से इधर जाओगे, जब इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, तो क्षारीयता बढ़ेगी। अब क्षारीयता किधर बढ़ रही है, पीएच के बढ़ते ऑर्डर के साथ। तो ये बात दिमाग में छाप लेना कि क्षारीयता पीएच के साथ समानुपाती है, क्षारीयता पीएच की दोस्त है, क्षारीयता पीएच के साथ मोहब्बत करती है, जबकि अम्लीयता जो है ना वो पीएच से क्या करती है, नफरत करती है। तो आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है, कि आप किस तरीके से जो है पता करेंगे जो अम्लीयता क्षारीयता का क्रम। ठीक है, चलिए
जल्दी से जल्दी बताइएगा। चलिए, तो आई थिंक यहां तक की बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा जरा, अब हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी है, तो बढ़ते हैं अब आगे और आगे की चीजों को समझते हैं, ठीक है। चलो, यस, अब मैं एक ऑर्डर आपको एसिड्स का लिखवा देता हूं, अम्लों की स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एसिड्स, अम्लों की जो स्ट्रेंथ है उसका एक ऑर्डर जो है मैं आपको ऑथेंटिक सा लिखवा देता हूं। देखो, HClO3, इसको बोला जाता है एक्चुअली क्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो HBr हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके HCl हो गया, उसके बाद आपके HNO3 हो गया, और उसके बाद H2SO4 हो गया। ये बस 4-5 स्टार्टिंग के याद कर लीजिए, काफी है, आपका काम यहीं से बन जाएगा, ठीक है। यहां का काम यहीं से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब मैं आपको एक बेसिस का भी इसी तरह ऑर्डर एक लिखवा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आप बेसिस के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। जब आप बेसिस की बात करेंगे, क्षारों की बात करेंगे, तो आपका जो KOH है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसको लेकर एक मिनट में, सॉरी, NaOH आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, KOH उससे वीक है, और BaOH का हॉल्ट वाइज, या BaOH को भी छोड़िए, आप ये दो को ही लिखिए, ठीक है, बाकी सब वीक ही है। तो NaOH स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, KOH इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये आप ऑर्डर पता कर पाएंगे, कहीं होकर कोई इश्यू नहीं आएगा। चलिए, यहां तक ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हमें बात करनी है इस टॉपिक में, वो करनी है सूचकों की, ठीक है, इंडिकेटर्स की बात करनी है, फिर लास्ट में नोट डालकर कुछ खास बातें लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स जो होते हैं इन्हें बोला जाता है सूचक। सूचक वो होते हैं जो एसिड और बेस की पहचान करवाते हैं, जो किसी भी सॉल्यूशन के अम्ल या क्षार की क्या करवाते हैं, पहचान करवाते हैं, वो आपके क्या हो गए, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में दो प्रकार के इंडिकेटर हो गए, नेचुरल, प्राकृतिक, और कृत्रिम। नेचुरल इंडिकेटर्स और आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। प्राकृतिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला है गंधीय सूचक, बहुत क्वेश्चन आता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है अन्य। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वे होते हैं जिनमें गंध से अनुभव होता है, जिनमें आप स्मेल से अनुभव करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से इनकी बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल है वनीला, प्याज का रस, ठीक है, और क्लोव ऑयल, ठीक है। वनीला, प्याज का रस, क्लोव ऑयल, मैं एग्जांपल को डिटेल में लूंगा अभी। अदर के पहले नाम बता देता हूं, अदर में आपके कौन कौन से हैं। अदर में आपके लिटमस है, ठीक है, हल्दी है, रेड कैबेज जिसको बोला जाता है लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया,
जिरेनियम, हाइड्रेंजिया। ये एनसीईआरटी ने कुछ नाम दिए हैं, कुछ प्लांट्स हैं ये जिनसे एसिड और बेस का क्या लगता है, पता लगता है। ठीक है, कृत्रिम इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो कृत्रिम इंडिकेटर्स है फिनोफ्थैलिन, 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 मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। चलिए एक बार वापस से समझा देता हूं। ठीक है, देखिएगा, इंडिकेटर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो एसिड और बेस, जो अम्ल और क्षार की पहचान में मदद करते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे सामने जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। प्राकृतिक इंडिकेटर हो गए, साथ में किस तरह के इंडिकेटर हो गए, आर्टिफिशियल, जिन्हें हमने बनाया है। ठीक है, क्लियर। तो ये प्रकार के आपके इंडिकेटर्स हैं। प्राकृतिक इंडिकेटर्स में आपके पास गंधीय सूचक हो गए, साथ में साथ अलग रंग के सूचक हो गए। ठीक है, चलिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब कुछ एक एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी ने हमें दिए हैं, किस किस तरीके से ये चेंज होते हैं उसके बारे में बात करता हूं मैं। ठीक है, देखना, जैसे लिटमस की बात करते हैं तो लिटमस कहां से प्राप्त होता है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस एसिड के साथ क्या होता है, लिटमस दो प्रकार का होता है, लाल और नीला। तो एसिड क्या करता है, नीले को लाल करता है, नीले को लाल, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। ठीक है, लिटमस के दो कलर होते हैं, लिटमस जो होता है वो नीला भी हो सकता है, लाल भी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज, रेड कैबेज, इसको बोलते हैं लाल पत्ता गोभी। तो जो लाल पत्ता गोभी होती है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो लाल पत्ता गोभी जो होती है, इसका रस जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। अम्लीय मिट्टी में अगर आप उगाएंगे, अम्लीय मिट्टी में उगाएंगे, ठीक है, अम्लीय वातावरण में रखेंगे तो रेड कलर देगी। ठीक है, और अगर आप क्षारीय मिट्टी में, क्षारीय वातावरण में उगाएंगे, ठीक है, तो आपको पीला हरा, येलोइश ग्रीन कलर जो है इसके रस का मिलेगा। ठीक है, तो ये एसिड और बेस के साथ पहचान है। हल्दी, देखिए हल्दी के बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हल्दी एसिड के साथ, हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो। एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस के साथ कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन, लाल भूरा रंग हो जाता है। इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बताता हूं हल्दी का। देखिए, देखो क्या होता है, हल्दी का बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल हल्दी का। देखो, हल्दी में होता यह है कि शादियों में जब पावणे जाते हैं, पावणे मतलब दुल्हन को लेने के लिए मेहमान लोग जाते हैं, 8-7 लोग का झुंड जाता है, तो पावणे जाते हैं। तो हमारे राजस्थान में ये परंपरा है कि जब उन पावणों की विदाई होती है तो जो मेजबान पक्ष है, जहां पे गए हैं लोग, ठीक है, तो उनका जो मुखिया होता है वो क्या करता है, सबको विदा करता है, उनको कपड़े वपड़े देते हैं, उनके टीका वीका लगाते हैं। ठीक है, तो उनको एक चौकी पे बिठाया जाता है, घर परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उनको टीका लगाता है, कुछ उन्हें पैसे वैसे देता है, कुछ विदाई स्वरूप देता है। और महिलाएं होती है बड़ी डेंजरस, गांव में भाई साहब खतरनाक महिलाएं होती हैं। तो महिलाएं क्या करती हैं, एक थाल होता है, उस थाल में वो हल्दी भिगो के रखती हैं, अपने हाथों को उसमें ऐसे लगा के, और जैसे ही वो पावना विदा हो रहा होता है, भाई साहब उनकी पीठ पे पटापट ऐसे मारती हैं। ठीक है, और वो छाप देती है हल्दी। लोग सोचते हैं हल्दी है जी, हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, पसीना वसीना आता है। ठीक है, या फिर पसीना वसीना आया, पसीने में क्या होता है कि वो जो पसीना जो होता है वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्लियर। तो वहां से क्या होता है कि जो आपका हल्दी है उसके साथ रिएक्ट होके और वो रेड ब्राउन कलर देने लग जाती है, वो पीला जो है वो लाल भूरा होने लग जाता है। या फिर आपने घर आकर अपनी शर्ट को धोने की कोशिश की कि साबुन से चलो धो देते हैं, सफेद शर्ट है, हल्दी उतर जाएगी, पता चला भाई साहब पूरी लाल हो गई। ठीक है, तो ये वो हल्दी का ही खेल है। क्लियर, तो ये बात याद रखिएगा, लिटमस का क्या कनेक्शन है, रेड कैबेज। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं गंधीय सूचक। जो गंधीय सूचक होते हैं, गंधीय सूचक जो होते हैं, अम्लीय विलयन जो होता है उसमें
गंध में कोई चेंज नहीं आता। यानी गंधीय सूचकों से अम्ल क्षार का कैसे पता लगाओगे कि गंधीय सूचक जो होते हैं उनको जब आप अम्लीय विलयन में डुबोगे तो उनके गंध में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्षारीय विलयन में डुबोते हो, जब आप एल्कलाइन सॉल्यूशन में डुबोते हो, तो उनकी गंध क्या हो जाती है, उनकी गंध चेंज हो जाती है, उनकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है या खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पहचानने के तरीके हैं कि लिटमस कैसे काम करेगा। लिटमस जो होता है वो आपका क्या कर देता है, लिटमस जो होता है वो आपके उसको नीले और रेड लिटमस में कन्वर्ट कर सकते हो। लिटमस का जो मूल रंग की बात करें तो मूल रंग जो होता है लिटमस का वो लाल या पर्पल कह सकते हो, लाल या बैंगनी रंग होता है लिटमस का, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसी से नीला बना लेते हैं, नीले को लाल, लाल को नीले में क्या कर सकते हैं, चेंज किया जा सकता है, कहीं होकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए, अच्छा, एक पीएच में चेंज का क्वेश्चन आया है, मैं इसको बता देता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, पहले मैं ये पूरा करा दूं क्या, पहले मैं ये पूरा करा दूं, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स पूरे करा दूं, फिर लास्ट में क्वेश्चन ले लूंगा, एक बच्चे का क्वेश्चन है, ठीक है, वो ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आगे बात करता हूं जो आपके कृत्रिम है उनका। तो कृत्रिम में आप देखेंगे कि जो फिनोफ्थिलीन होता है वो रंगहीन होता है। ठीक है, कृत्रिम में आपके सामने सबसे पहला कौन सा है, फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन कैसा होता है, फिनोफ्थिलीन रंगहीन होता है, जनरली कैसा होता है, रंगहीन होता है। अब फिनोफ्थिलीन को जैसे ही आप क्या करेंगे, एसिड में डालेंगे तो रंगहीन बना रहेगा, और बेस में क्या हो जाएगा, पिंक। तो एसिड में तो रंगहीन ही रहेगा और बेस के साथ कैसा हो जाएगा, बेस के साथ पिंक हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फिनोफ्थिलीन जो सूचक है वो किस प्रकार का रंग देता है क्षारीय विलयन के साथ, तो आप क्या बोलेंगे, पिंक। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर पर फिनोफ्थिलीन के बाद मिथाइल ऑरेंज, नाम से पता चल रहा है क्या, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का सिंपली कलर कैसा रहेगा, ऑरेंज कलर रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इसे क्या करेंगे, एसिड के साथ डालेंगे तो लाल हो जाएगा या गुलाबी हो जाएगा, एसिड के साथ कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा या कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, लाल हो जाएगा या गुलाबी हो जाएगा। और बेस के साथ कैसा हो जाएगा, तो बेस के साथ ये हो जाएगा सर पीला, येलो। अब ये देखो, ये याद ही करना है सीधा, ठीक है, सीधा ये याद ही करना है, क्लियर। चलिए, है ना, इसके बाद हम बात करेंगे ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये भी आपके क्या है, एक सूचक है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो एसिड के साथ पीला और क्षार के साथ नीला, बेस के साथ नीला, ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पहचान के फंडे हैं जिनको आप आइडेंटिफाई सीधा ही कर लोगे, कहीं होकर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना, और आप आसानी से इन्हें क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, देखो दोबारा बता देता हूं, लिटमस का मूल रंग लाल या बैंगनी होता है, रेड या पर्पल कलर होता है, डार्क पर्पल रेड ही हो जाता है लगभग। ठीक है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, एसिड जब अम्लीय विलयन में डालते हैं तो लिटमस जो होता है, अम्लीय विलयन, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। लाल पत्ता गोभी का रस जो होता है पर्पल कलर का होता है, जनरली जब एसिडिक सॉइल में उगाते हैं, अम्लीय मृदा में उगाते हैं तो रेड कलर लेता है। ठीक है, और जब आप एल्कलाइन क्षारीय मृदा में उगाते हैं तो येलोइश ग्रीन कलर इसका हो जाता है। ठीक है, हल्दी के लिए हमने बात की है कि भाई हल्दी के लिए आप क्या करेंगे, हल्दी के से कलर को रिमूव करना है, तो जब आप रिमूव करते हैं तो कलर रिमूव करने के लिए आप देखते हैं कि जैसे साबुन से नहीं धोना है क्योंकि उसका सॉल्यूशन एल्कलाइन है ना, क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन के साथ जैसे रिएक्शन कराओगे वो लाल भूरा कलर ले लेगा, तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे केमिकल एजेंट्स, ब्लीचिंग एजेंट्स काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पूरे ही कलर को उड़ा दिया जाता है, जो भी कलर है आपके कपड़े का उसको उड़ा दिया जाता है, वो व्हाइट हो जाएगी, उसके बाद कोई दूसरा कलर कर सकते हो, तो पहले ब्लीचिंग की जाती है उसकी, ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू या ब्लीचिंग एजेंट बहुत सारे हैं, है ना, उनके थ्रू उसको ब्लीच कर देंगे पहले। तो ब्लीच करने से क्या होगा, जैसा भी कलर होगा सब खत्म, व्हाइट, जैसे ही व्हाइट होगा उसके बाद आप जो कलर चाहते हो ऊपर से डाई कर सकते हो। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, एक क्वेश्चन आया था एक पेपर में कि एक लड़की जो कि एक लड़की है जो कि यार क्वेश्चन आया था
एक लड़की है जो कलर ब्लाइंड है, यस, एक लड़की जो वर्णांध है, कलर ब्लाइंड, मतलब उसको लाल हरा रंग या कभी कभी ब्लू भी, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन में तो अंतर होता नहीं, कभी कभी ब्लू में भी अंतर नहीं होता। तो कलर ब्लाइंड एक लड़की है, वो कैसे एसिड बेस का पता लगाएगी? ऑप्शन दिया था चख कर, है ना, छू कर, ठीक है, या फिर फिनोफ्थलीन के माध्यम से, या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के माध्यम से। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक को घ्राण सूचक भी बोलते हैं। आप समझो, देखो एसिड बेस तेजाब होते हैं, चख कर आप पता नहीं लगा सकते, जीभ में आर पार छेद हो जाएगा, छूकर भी पता नहीं लगा सकते, ठीक है, और कलर ब्लाइंड है तो लाल हरा नीला उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही वो, तो गंधीय सूचक गंध को सूंघकर वो आइडेंटिफाई कर सकती है। तो इफ देयर इज अ गर्ल विच इज कलर ब्लाइंड, तो हाउ विल शी आइडेंटिफाई बिटवीन, हाउ विल शी डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस? तो आप क्या आंसर दोगे? विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन कौन है? प्याज का रस, वनीला और लौंग का तेल, है ना। इनको जब आप अम्लीय विलयन में डुबोएंगे, अम्लीय विलयन में मिलाएंगे, गंध में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन क्षारीय विलयन में जैसे ही डुबोगे तो गंध प्रभावित हो जाएगी, यानी गंध खत्म होने लगेगी, जो स्मेल है वो डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, क्लियर? चले आगे। तो ये हमारे गंधीय सूचकों तक की बात थी। अब मैं आपको एक टेबल जो है लिखवा देता हूं एक बार, और वो टेबल लिखवाने के बाद जो है, उसके बाद एक डाउट है बच्चे का, वो क्लियर कर देंगे, है ना, और फिर टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो मैं एक टेबल है, देखिए उस टेबल में कुछ काम की चीजें हैं, तो वो मैं लास्ट में आपको लिखवा देता हूं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखो कुछ पीएच वैल्यूज हैं, जैसे HCl, तो HCl की पीएच वैल्यू लगभग 0 है। ठीक है, H2SO4 की पीएच वैल्यू 1। गैस्ट्रिक जूस जिसको बोला जाता है जठर रस, पाचक रस, तो गैस्ट्रिक जूस की लगभग 1.2 है। ठीक है, उसके बाद लेमन का जूस, नींबू का रस 2.2 पे आ जाती है। ठीक है, सिरका, विनेगर जिसे कहते हैं, तो एक टेबल है जो अपने है, विनेगर 2.8। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके कोल्ड ड्रिंक का जो पीएच वैल्यू आप पढ़ेंगे वो 3 पढ़ेंगे। वाइन, बियर, पीएच वैल्यू 4 पढ़ेंगे आप, वाइन एंड बियर की। ठीक है, उसके बाद लार, तो लार का पीएच वैल्यू 6.4 टू 6.8। मूत्र, एनसीईआरटी साफ साफ दिया, यूरिन का पीएच वैल्यू 6 है। ठीक है, दूध अबाउट 6.8। ठीक है, पानी नॉर्मली देखा जाए तो 6.8, लेकिन पानी में जो आसुत जल है, डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर का एग्जैक्ट 7, NaCl का एग्जैक्ट 7, ऑक्सीजन गैस का एग्जैक्ट 7। ठीक है, तो एक काम की चीजें हैं जो मैं लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, दूध का हो गया। बरसात का पानी, रेन वाटर, तो रेन वाटर भी हल्का सा अम्लीय होता है, यस। ठीक है, 6.5 टू 6.8 हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें ब्लड, तो ब्लड आप जानते हैं 7.4 हो गया ब्लड का। ठीक है, आंसू, आंसू का भी कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल्ट वाइज, इसका आपके होता है 10। ठीक है, अमोनिया NH3 हो जाता है 11, चूना 12.4, NaOH का 14। तो ये एक टेबल है, क्योंकि देखो मुझे तो याद करने की सबको अलग अलग से जरूरत नहीं है, आइडिया लग जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको मैंने एग्जैक्ट एक टेबल बता दी है। ठीक है, एंड लास्ट ये टेबल जो है ये याद ही करनी है, रिपीट एंड रिवाइज का कंसेप्ट है। लास्ट में क्वेश्चन है एक बच्चे का, वो क्वेश्चन है, एक बार कमेंट बॉक्स में यस छोड़ दो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो बता देता हूं। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है, वो मैं खत्म कर देता हूं। देखो क्वेश्चन कहा है कि एक सॉल्यूशन है और उसका पीएच वैल्यू 3 से लेकर और पीएच वैल्यू 6 चला गया, तो आपसे पूछा H+ आयन की कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर पीएच वैल्यू 3 है तो नो डाउट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ रही होगी। अरे उल्टा करके ही तो लाते हैं पीएच, ये 3 है तो ये 10⁻3, ये -3 है तो ये 3, इसी तरह लाते हैं। अगर पीएच वैल्यू 6 है तो इसको लेकर आओगे तो 10⁻6 मोल पर लीटर।
अब पहले 10 की पावर -3 मोल पर लीटर था, अब 10 की पावर -6 मोल पर लीटर हो गया। कितना चेंज हो गया भाई? पहले 10 की पावर कितना था? -3, अब कितना है? 10 की पावर -6 हो गया। 10 की पावर -6 होने का मतलब है पहले था 1/1000, सिंपल। अब हो गया है 1/1000 इंटू 1000, सिंपल। अरे देखा जाए तो 1/10 की पावर 6 हो गया, तो इसका मतलब ये कितना गुना कम हो गया? 1000 गुना कम हो गई, या 1/1000 गुना। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितना कम हो गई? 1/1000 गुना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वैसे भी कॉमन सेंस है कि ये पीएच वैल्यू 3 है, ये 10 की पावर -3 हो गया। ये पीएच वैल्यू 6 है, 10 की पावर -6 हो गया। ठीक है, तो 10 की पावर -3 से चले हैं 10 की पावर -6 तक, तो कितना चेंज आया? क्लियर? तो आपने सीधा सीधा बता दिया कि साहब चेंज आया 1/1000 टाइम, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो 1/1000 गुना हो गई है। डन। तो मैं जहां तक मानता हूं बेस्ट तरीके से आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। ठीक है, चलिए ओके, तो लास्ट में आपका डाउट भी सॉल्व हो गया। इस तरह के और क्वेश्चन भी आए तो आप कर सकते हैं। आगे आपसे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। एसिड बेसिस क्लियर। टाटा बाय बाय, जय हिंद।